शशांक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वी स्टडी पे। टॉपिक हमारा चल रहा है ऑसिलेटर्स एंड मल्टी वाइब्रेटर्स और आज का टॉपिक है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये लगातार 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है और प्रीवियस ईयर्स में भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे थोड़ा अच्छे से तैयार करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। तो क्या होता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर? देखिए, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, ये एक ऑसिलेटर है। ये डोलित्र जो है इसे ही हम ऑसिलेटर कहते हैं इंग्लिश में, और जो दोलन की प्रक्रिया होती है इसे ऑसिलेशन कहते हैं। ओके, तो जिसके हिसाब से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सर्किट है जिस पे इनपुट दिया गया, ये यहाँ पे इनपुट दिया गया और वापस ये यहाँ से आउटपुट निकल रहा है ऑसिलेटर से, लेकिन इस इनपुट का कुछ अंश वापस इधर जा रहा है जो घूम कर सर्किट के इनपुट को फिर से मिल रहा है। यही हुआ फीडबैक। ओके, दिए गए इनपुट से जब आउटपुट निकलता है तो पर्याप्त आउटपुट का कुछ अंश वापस घूमकर जब इनपुट सिग्नल को मिल जाए तो ये फीडबैक कहलाता है। इसे बढ़िया से समझना है। चलिए, तो ऑसिलेटर एक प्रकार का एम्पलीफायर होता है। ये एक प्रकार का एम्पलीफायर या स्वयं को इनपुट प्रदान करता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? फीडबैक प्रक्रिया के द्वारा। ऑसिलेटर एसी सिग्नल उत्पन्न करने के लिए नॉन रोटेटिंग डिवाइस है, इसे याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ऑसिलेटर एसी सिग्नल उत्पन्न करने के लिए क्या है? एक नॉन रोटेटिंग डिवाइस है। चलिए, 2 पॉइंट इसमें और अच्छे से समझना है कि ऑसिलेटर के इनपुट को आउटपुट से पर्याप्त शक्ति वापस प्राप्त हो जाती है। ये आपको पता है किस तरह से? मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये किस प्रक्रिया के द्वारा? फीडबैक। ऑसिलेटर के इनपुट को आउटपुट से पर्याप्त शक्ति वापस हो जाती है, जिससे ऑसिलेटर क्या होता है? स्वयं प्रचलित हो सके, स्वयं चालू रहता है, ऑन रहता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? फीडबैक के द्वारा। क्यों? क्योंकि इनपुट से जो आउटपुट निकलता है, तो जितना इसे चालू रखने के लिए मान चाहिए वो वापस फीडबैक इसे सप्लाई कर देता है। चलिए, दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक का प्रयोग करके एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन निम्न फॉर्मूला के द्वारा हम लोग निकालते हैं। AV इज इक्वल टू A/1 माइनस ए बीटा। ओके, जहां पे आपका AV क्या है? वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विथ फीडबैक। याद रखना है, एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन फीडबैक के साथ AV। ठीक है। ए क्या है? इंटरनल वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का आंतरिक वोल्टेज गेन। और ए बीटा क्या है? फीडबैक फैक्टर बोलिए चाहे लूप गेन बोलिए, ये आपको दिया रहेगा। ओके, चलिए, अब नोट में आपको कुछ याद रखना है कि अगर AV का मान इन्फिनिटिव हो तब ए बीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और ए बीटा जब 1 होता है तो इसी वैल्यू को हम कहते हैं बार्क-हुसैन मापदंड। याद रखिएगा, फिर सुनिए, ए बीटा इज इक्वल टू 1 और होने पर एम्पलीफायर ऑसिलेटर की तरह कार्य करता है, और जब ए बीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो इस वैल्यू को ही हम लोग कहते हैं बार्क-हुसैन मापदंड। इसे बार्क-हुसैन क्राइटेरियन भी कहा जाता है। चलिए, तो क्या होता है हमारा बार्क-हुसैन क्राइटेरियन? अच्छा समझना है। ऑसिलेशन के लिए बार्क-हुसैन क्राइटेरियन केवल फीडबैक ऑसिलेटर में ही प्रभावी है। ऑसिलेशन की प्रक्रिया में जब हम बार्क-हुसैन क्राइटेरियन का यूज़ करेंगे या बार्क-हुसैन मापदंड का प्रयोग करेंगे, वो उसी वक्त हम अप्लाई कर सकते हैं जब वो ऑसिलेटर कैसा हो? फीडबैक ऑसिलेटर हो। चलिए, बार्क-हुसैन मापदंड यह दर्शाता है कि यदि किसी एम्पलीफायर का विदाउट फीडबैक गेन ए, फीडबैक पाथ का ट्रांसफर फंक्शन बीटा तथा परिपथ का फीडबैक लूप के चारों ओर लूप गेन ए बीटा है, तब परिपथ उन फ्रीक्वेंसीज पर केवल स्टेडी स्टेट ऑसिलेशन करेगा। स्टेडी स्टेट ऑसिलेशन करेगा, याद रखना है। जब ये समझिए कि आपका फीडबैक गेन ए, आपका ट्रांसफर फंक्शन बीटा तथा लूप के चारों ओर जो लूप गेन आपका ए बीटा है, ये इस तरह से रहे कि आपका ए इज इक्वल टू, ये जो फिगर हमने यहाँ पे इक्वेशन देखा है, AV इज इक्वल टू A/1 माइनस ए बीटा, ये इस तरह का क्राइटेरियन आ जाए, तब हम इसे क्या कर सकते हैं कि ये तब उस पर सर्किट में फ्रीक्वेंसी केवल क्या रहेगा? स्टेडी स्टेट ऑसिलेशन निर्धारण करेगा, जिसके लिए क्या होता है हमारा? लूप गेन का ऑब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड इकाई अथवा आपका इसे मोड अल्फा बीटा ए बीटा इज इक्वल टू 1 हम कहते हैं।
और लूप के चारों ओर जो आपका फेज शिफ्ट होगा वो 0 अथवा 2 पाई के पूर्ण गुणनफल पर निर्धारित करेगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसे याद रखना है कि लूप के चारों ओर फेज शिफ्ट 0 अथवा कितने का पूर्ण गुणनफल होता है। ठीक है, या तो ये रहेगा ऑब्जेक्टिव में या आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ये रहेगा। तो याद रखना है 0 अथवा 2 बीटा का पूर्ण गुणनफल होता है। तो ए इज इक्वल टू 1 बाई बीटा या अल्फा ए बीटा इज इक्वल टू 1, जहां हमारा ए क्या है वोल्टेज गेन और आपका बीटा क्या है फीडबैक फैक्टर। चलिए तीसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि यदि ए बीटा इज इक्वल टू 1 हो तो ऑसिलेशन का डायमेंशन कांस्टेंट रहता है। क्या है, अगर ए बीटा इज इक्वल टू 1 हो तो ऑसिलेशन का डायमेंशन कांस्टेंट रहता है। याद रखिए ऊपर ही हमने यहाँ पढ़ा कि स्टेडी स्टेट रहता है, कांस्टेंट रहता है, जिस कारण ऑसिलेटर के आउटपुट पर निरंतर डोलन क्या रहता है। ये देखिए ये निरंतर ऑसिलेटर के आउटपुट पर निरंतर डोलन रहता है। निरंतर डोलन को हम इस तरह समझेंगे कि सस्टेन्ड ऑसिलेशन रहता है। निरंतर डोलन बोलिए या कंटिन्यूस ऑसिलेशन होता रहता है, सस्टेन्ड ऑसिलेशन प्राप्त होता रहेगा। ये इसका फिगर है, ग्राफ है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ये सस्टेन ऑसिलेशन का एक ग्राफ है। चलिए ये आज के टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल कवर करते रहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ रात्रि। और चैनल को फिर से एक बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।